किशोर को हवाई अड्डे के महले वकूअ का अंदाजा था। एक टैक्सी वाले से रहनुमाई हासिल करके हम मंजिल पर पहुंच गए। उसने गाड़ी हवाई अड्डे की पार्किंग में रोकी तो मैंने बाहिफाजत मंजिल पर पहुंचाने पर उसका शुक्रिया अदा किया और उसका भाड़ा अदा करने के लिए जेब में हाथ डाला। मैंने तयशुदा भाड़े के साथ 100 रुपया इजाफी भी शामिल किया था, मगर उसने रकम की तरफ हाथ बढ़ाने की बजाय अजीब सी नजरों से मुझे देखा और फिर उदास से लहजे में बोला, आपको रास्ते में विष्णु भैया कहते कहते मुझे तो आप सचमुच बड़े भाई लगने लगे, लेकिन आपने तो यहाँ पहुँचते ही मुझे बेगाना कर दिया। क्या मुझसे जान छुड़ाने के मौके के इंतजार में थे आप? उस लम्हे उस मुकम्मल अजनबी शख्स पर यकायक मुझे बेपनाह प्यार आया। मैंने बेसाख्ता उसकी तरफ झुककर उसे गले से लगा लिया। मैंने कहा, ऐसा न कहो किशोर भैया, ये रकम तुम्हारे खुलूस का बदला थोड़ी है। मैं भी तुम्हें अपना छोटा भाई समझने लगा हूँ और तुम्हारी मोहब्बत मैं हमेशा याद रखूंगा, मगर ये तो तुम्हारी गाड़ी का भाड़ा है जो तुम्हारा हक है। वैसे भी मैं कौन सा अपनी जेब से ये रकम दे रहा हूँ, अपने महकमे के पास खर्चे की इनवॉइस जमा करवाऊंगा और सब वसूली कर लूंगा। अपनी मेहनत और गाड़ी के इतने लंबे फासले तक इस्तेमाल का मुआवजा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसने नरम पड़ते हुए कहा, वो तो ठीक है विष्णु भैया, मगर इतनी जल्दी भी क्या है? मैं आपको हवाई जहाज में बिठाकर ही जाऊंगा, आपके रवाना होने से पहले ले लूंगा भाड़ा। मैंने कहा, यार तुम उस वक्त भी तो लोगे ना भाड़ा, अभी ले लो तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे दोबारा रकम नहीं निकालना पड़ेगी। कदरे हिचकिचाहट के साथ उसने मुझसे रकम लेकर बगैर गिनती किए जेब में डाल ली। उसने कहा, आप टिकट का खरीदार ढूंढे और अपनी सीट का पता करें, मैं यहीं गाड़ी में आपका इंतजार करता हूँ। उन पुलिस वालों ने जो कुछ बताया था उसकी रोशनी में एहतियात जरूरी थी। हम दोनों आपका सामान गाड़ी की डिग्गी में छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने कहा, ठीक है। यकयक मेरे जहन में एक और ख्याल आया और मैंने अपना इरादा बदलते हुए कहा, किशोर भैया, मेरा ख्याल है मकामी होने की वजह से तुम ये काम मुझसे बेहतर कर सकते हो। उसने पुरजोश अंदाज में असबात में सर हिलाया और मुझसे टिकट लिया। तभी मुझे एक और ख्याल आया और मैंने जल्दी से कहा, और छोटे भैया, भगवान के वास्ते अपने जहन में ये ख्याल न लाना कि मैं अपना सामान तुम्हारे पास छोड़कर जाने से कतरा रहा हूँ। बात यह है कि तुमने उस हवालदार की जिस तरह खिंचाई की थी, उससे मुझे अंदाजा हो गया है कि अपने पेशे की वजह से तुम्हें मुझसे बेहतर लोगों से निमटना आता है। मैं टिकट घर वालों को तो टिकट वापस कर सकता हूँ, इजाफी रकम लेने के लिए मकामी लोगों से सौदेबाजी मेरे बस की बात नहीं। मेरी बात सुनकर किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र न करें विष्णु भैया, मैं अभी हाथ के हाथ आपका काम करके वापस आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दर्जनों सेठ या उनके कारिंदे बेताबी से टिकट घर के आसपास मंडला रहे होंगे। 100 तो क्या, वो 150 रुपया ऊपर देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, तो बस ये समझ लो छोटे भाई के 100 रुपए से ऊपर जितनी भी रकम मिलेगी वो तुम्हारी। मेरी पेशकश सुनकर उसने खुश दिली से कहका लगाया और हवाई अड्डे के फाटक की तरफ चल दिया। किशोर के रुखसत होने पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी बदौलत मेरा एक बड़ा मसला हल होने वाला था। मेरी तहवील में मौजूद हसास अशिया और तारापुर एटमी प्लांट के हशर नशर के नतीजे में इजाफी सिक्योरिटी के पेश नजर मैं खुद को हद्दुल इम्कान कम से कम लोगों की नजरों में लाना चाहता था। किसी मुमकिना छानबीन की सूरत में किशोर के लिए अपनी शनाख्त साबित करना आसान था, जबकि शक शुबे की बुनियाद पर उसे गिरफ्तार कर भी लिया जाता तो वो बेकसूर होने की बुनियाद पर जल्द ही आजाद हो जाता। इन दोनों सूरतों में मुझे खुद को इन बखेड़ों से बचाने का मौका मिल जाता। मुझे किशोर से हमदर्दी जरूर थी, मगर अपने तहफ्फुज के लिए उसका सहारा लेना मेरी मजबूरी थी। किशोर की रवानगी के चंद ही मिनट के बाद उसका इंतजार मुझे दूभर लगने लगा। खुदा जाने उसे वहाँ किस तरह हालात दरपेश हैं। कहीं मेरे अंदेशे सच तो नहीं हो गए, कहीं वो शक की बुनियाद पर सिक्योरिटी वालों के शिकंजे में हो और मैं यहाँ पागलों की तरह उसकी राह देख रहा हूँ। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरा इस्तिराब बढ़ता गया। बिलाखिर मेरे आसाब इतने कशीदा हो गए कि मैंने गाड़ी से बाहर निकलने और एक तरफ खड़े होकर किशोर का इंतजार करने का फैसला किया। दरअसल मेरे जहन में ये खदशा जोर पकड़ रहा था कि सिक्योरिटी एहलकार किशोर को मेरे बारे में जबान खोलने पर मजबूर न कर दें। मुमकिन है किशोर ये सोचकर सिक्योरिटी वालों को अपने साथ गाड़ी तक ले आए कि मेरी मौजूदगी इतनी सख्ती से छुपाने की क्या जरूरत है, मैं कोई मुजरिम थोड़ी हूँ। सिक्योरिटी एहलकार मेरे पास पहुंचेंगे और मेरी असल शनाख्त से वाकिफ होते ही उन्हें दुम दबाकर दम साधे वापस जाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि मेरे सरकारी ओहदे के जोम में वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। मुझे पार्किंग से कोई 50 गज दूर वाक़े एक कैंटीन अपने मकसद के लिए मुनासिब जगह लगी। वहां पहुंचकर मैंने एक ऐसी मेज का इंतखाब किया जो मेरे अंदाजे के मुताबिक किशोर की गाड़ी के पास खड़े किसी शख्स की नजरों में फौरी तौर पर आ सकती थी, जबकि मैं दाएं तरफ झुककर बाआसानी गाड़ी बल्कि हवाई अड्डे के फाटक तक का जायजा ले सकता था।
उस मेज पर बैठने का असल फायदा ये था कि किसी परेशान कुन सूरत हाल या खतरे को भांपने की सूरत में मुझे खुद को कैंटीन के पीछे छुपाने की मोहलत आसानी मिल जाती। मुझे बस इतना ही मौका दरकार था। भारी भरकम नाश्ते की वजह से अभी भूख के कोई आसार नहीं थे। इस दौरान में मेरी नजरें बार बार किशोर की गाड़ी की तरफ उठ रही थीं। अब मेरा जहन किसी संगीन गड़बड़ की सूरत में अपने लाहे अमल पर गौर कर रहा था। हो सकता है किशोर सिक्योरिटी एहलकारों के घेरे में वापस आए और मुझे वहां न पाकर सिक्योरिटी एहलकार गाड़ी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करें। ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना होगा? ज्यादा सोच विचार की गुंजाइश नहीं थी। मैंने फैसला किया कि सूरत हाल के मुताबिक कदम उठाऊंगा। जाहिर है मैं गाड़ी को अपने हसास असासों समेत सिक्योरिटी एहलकारों के कब्जे में हरगिज जाने नहीं दूंगा। ऐसा कोई खतरा दरपेश हुआ तो रास्त इक़दाम के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। मैं गाड़ी सिक्योरिटी एहलकारों के कब्जे में नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे 2-3 सिक्योरिटी एहलकारों को जहन्नम रसीद ही क्यों न करना पड़े। मगर इसमें कबाहत यह है कि ऐसी सूरत में मेरा इस परवास के जरिए दिल्ली जाना नामुमकिन हो जाएगा और मुझे अपने सफरी बैग समेत किसी और रास्ते से यहाँ से राह फरार इख्तियार करना पड़ेगी। तभी मुझे हवाई अड्डे के फाटक से किशोर निकलता नजर आया। यकलख्त मेरे आसाब तन गए। वो तन्हा नहीं था। ये अलग बात है कि सिक्योरिटी एहलकारों की बजाय 40-45 साल का एक पस्ता कद सांवला सा शख्स उससे बातें करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उस शख्स ने खासा कीमती मकामी लिबास पहन रखा था। मैंने बगौर जायजा लिया। मुझे उन दोनों के दरमियान किसी किस्म की मुखासमत या तनाव के आसार दिखाई न दिए। साफ लग रहा था कि किशोर उसे अपनी मर्जी से साथ ला रहा है। मगर ये शख्स कौन हो सकता है? क्या किशोर ने टिकट फरोख्त करने के बाद भाड़े पर ये नई सवारी उठा ली है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? किशोर को पता है कि ऐसी कोई हरकत मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर क्या मामला हो सकता है? मैंने फैसला किया कि उनकी नजरों से पोशीदा रहकर यहीं सूरत हाल वाजे होने का इंतजार करूं। मेरे देखते ही देखते वो दोनों गाड़ी के करीब पहुंच गए। ताहम तब तक मुझे अंदाजा हो गया कि वो दोनों बहुत ही दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहे हैं। इस दौरान में वो दोनों कह लगाकर भी हंसने लगे। मुझे गाड़ी में न पाकर किशोर कुछ ठिठका। उसके साथ आने वाला शख्स भी कुछ हैरानी से गाड़ी का जायजा ले रहा था। फिर मैंने किशोर को मेरी तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाते देखा। वो यकीनन इस नतीजे पर पहुंचा होगा कि मैंने तेज धूप से बचने के लिए गाड़ी छोड़कर किसी सायादार जगह पनाह हासिल की होगी। उसका अंदाजा दुरुस्त था। उसे ये तखमीना लगाने में भी कोई मुश्किल पेश न आई होगी कि वो जाए आफियत ये कैंटीन ही हो सकती है। लिहाजा वो उस अजनबी को साथ लिए कैंटीन की तरफ बढ़ा। अब अपनी मौजूदगी जाहिर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वैसे भी मेरे अंदाजे के मुताबिक वो शख्स कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं बल्कि हवाई टिकट का खरीदार था, जिसे किसी वजह से किशोर मुझसे मिलाने के लिए साथ ले आया था। उसने ऐसा क्यों किया, ये तो मुलाकात के बाद ही मालूम हो सकता था। मैंने गहरी सांस ली और दाएं तरफ झुककर उन दोनों को मुतवज्जे करने के लिए हाथ हिला दिया। किशोर ने पुरजोश अंदाज में हाथ हिलाकर जवाब दिया। पस्तकद अजनबी को साथ लेकर सीधा मेरी मेज की तरफ आ गया और मेरे सामने मौजूद 2 खाली कुर्सियों में से एक खुद संभाल ली और दूसरी पर अजनबी को बैठने की दावत दी, जो इस दौरान में मेरा बगौर जायजा ले चुका था। किशोर ने मेरी आंखों में मंडलाते सवाल के जवाब में कहा, ये गुरधर कुमार जी हैं विष्णु भैया। इन्होंने बताया है कि एक बहुत जरूरी काम है इन्हें। हर सूरत में आज की फ्लाइट से दिल्ली जाना है, इसलिए ये 225 रुपए देकर टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं। मैंने कदरे सर्द लहजे में कहा, तो छोटे भाई टिकट इनके हवाले करके दाम वसूल कर लेते, इन्हें यहाँ तक लाने की क्या जरूरत थी। मेरी इस बात का जवाब गुरधर कुमार ने दिया। बोला, विष्णु जी, मैं दरअसल एक दवासाज फैक्ट्री का मालिक हूँ और भगवान की कृपा से देश और प्रदेश दोनों में मेरी फैक्ट्री का माल जाता है। हुआ ये कि मैंने जर्मनी से दवाओं का कुछ खाम माल मंगवाया था, जो कोई कानूनी अड़चन लगाकर कांडला की बंदरगाह पर रोक लिया गया है। गुरधर कुमार ने ठहर कर मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा लिया और फिर जोशीले लहजे में बात जारी रखी। बोला, मैं 6 दिन से सरतोड़ कोशिश कर रहा हूँ, मगर किसी तरह भी मेरा काम नहीं बन रहा। मेरे एक दोस्त ने सख्त भाग दौड़ करके मेरी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री चंगलराया रेड्डी से कल सुबह के वक्त मीटिंग का बंदोबस्त किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा मसला हल करवा देंगे। इसलिए मुझे आज हर सूरत में दिल्ली पहुंचना है, वरना मंत्री जी से दोबारा वक्त मिलना लगभग नामुमकिन है और मेरा 30-40 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। उसकी तुलानी तमहीद मुझे नागवार गुजर रही थी, मगर मैंने उसे टोकने की कोशिश न की। वो बोला, मैं पिछले 2-3 दिन से हवाई जहाज के टिकट की तलाश में मारा फिर रहा हूँ। मैं ऊपर से भारी रकम देने को तैयार हूँ, मगर मेरा काम नहीं बन रहा।
आज मैं बस रस्म पूरी करने के लिए यहाँ आया था, मगर आज मेरी किस्मत काम कर गई और भगवान ने किशोर जी को अपना खास अवतार बनाकर मेरी मदद के लिए भेज दिया। वो गालिबन सांस बहाल करने के लिए रुका। मैंने मौके से फायदा उठाकर उसकी बजाय किशोर को मुखातिब किया। कहा, यार इन्होंने बगैर पूछे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। नहीं बताया तो ये कि टिकट खरीद कर सीधा अपने घर जाने की बजाय ये मेरे पास क्या लेने आए हैं। इस मर्तबा बिलाखिर किशोर ने गुफ्तगू की लगाम अपने हाथ में थाम ली। बोला, विष्णु भैया, असल में बात यह है कि गुरधर जी टिकट तो खरीदने को तैयार हैं, मगर इस वक्त इनकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि हम दोनों इनके साथ इनकी हवेली तक चलें और इनसे टिकट के दाम ले लें। किशोर की ये बात मुझे एक आंख न भाई। उसने गुरधर की फजूल सी फरमाइश कबूल करके खामखा एक बखेड़ा मोल ले लिया था। मैंने साफ इनकार करने का इरादा कर लिया, मगर उसी वक्त गुरधर ने आजिज़ाना लहजे में कहा, असल में मुझे पूरा यकीन था कि आज भी एयरपोर्ट से खाली हाथ वापस जाऊंगा, इसलिए मैंने ज्यादा रकम साथ नहीं ली। मुझे पता है विष्णु जी कि मेरी वजह से आप दोनों को बिला वजह तंग होना पड़ेगा, मगर मेरी मजबूरी समझे। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरा घर यहाँ से बस 3.5 मील की दूरी पर है। आपके सिर्फ चंद मिनट जाया होंगे, लेकिन मैं बहुत बड़े नुकसान से बच जाऊंगा। उसका लहजा साफ बता रहा था कि मैं इनकार करूंगा तो ये मेरे पैरों से लिपट जाएगा। उसकी गिरियाजारी से मुझे सख्त उलझन हो रही थी। उस जोंक नुमा बनिए से जल्द से जल्द जान छुड़ाने का बज़ाहिर यही तरीका था कि उसके घर जाकर रकम वसूल कर ली जाए। मेरा दिल चाहा कि तन्हा किशोर को उसके साथ भेज दूं, मगर फिर मुझे गाड़ी की डिक्की में मौजूद अनमोल खजाने का ख्याल आया। मजीद वक्त बर्बाद करने का कोई जवाज नहीं था, लिहाजा मैं चाय की पिर्च के नीचे 1 रुपए का नोट दबाकर उठ खड़ा हुआ। गुरधर कुमार ने मेरे कदम से कदम मिलाकर चलते हुए एक बार फिर एहसान मंदी का राग अलापना शुरू किया, लेकिन मैंने उसे घास न डाली तो वो किशोर के साथ बातें करने लगा। उधर किशोर को अंदाजा हो गया था कि उसकी ये हिमाकत मुझे एक आंख नहीं भाई है, लिहाजा वो खिसियाना सा दिखाई दे रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ कदरे ज्यादती का मुर्तकिब हो रहा हूँ। उसे भला सूरत हाल की पेचीदगी का कैसे अंदाजा होता। वो तो मेरी ही हिदायत पर अमल कर रहा था, लिहाजा मैंने माहौल की कशीदगी कम करने के लिए उसे मुखातिब किया। कहा, किशोर, गुरधर जी से पूछो कि अहमदाबाद में मुसलमानों का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है। मजेदार कबाब और तिक्के खाने को जी चाह रहा है। मेरी बात सुनकर गुरधर गाड़ी का अगला दरवाजा खोलते खोलते रुक गया और मेरी तरफ देखकर पुरजोश लहजे में बोला, अरे वाह, मेरी तरह आप भी नॉन वेज खाते हैं विष्णु भैया। फिक्र न करें, आपके टिकट के दाम देने के बाद मैं आपको अहमदाबाद के सबसे पुराने मुस्लिम डिसेंट रेस्टोरेंट ले चलूंगा। मैं शर्त लगाता हूँ कि वहाँ के सीख कबाब और मटन बिरयानी खाएंगे तो हाथ चाटते रह जाएंगे। और हाँ, आप लोगों को इतनी दूर धक्के खिलाने के दंड के तौर पर उस खाने का बिल मैं भरूंगा। मैंने अपनी आदत और फराइज मनसबी के तकाजों के मुताबिक उसके लहजे में कोई छल कपट या बनावट भांपने की कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। वो बज़ाहिर एक सीधा साधा कच्ची व्यापारी लग रहा था। मैंने उसकी मुंतजिर निगाहों के जवाब में गर्दन हिलाई तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। गुरधर कुमार ने गाड़ी में किशोर के साथ वाली नशिस्त संभाल ली, जबकि मैं अकबी नशिस्त पर बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ी और चंद मोड़ मुड़ने के बाद शहर के गुंजानाबाद हिस्से में दाखिल हो गई। रास्ते में शहर का जायजा लेने पर मुझ पर वाजे हो गया कि अहमदाबाद बहुत तेजी से एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनने की तरफ गामजन है। कदीम इमारतों के पहलू बपहलू कसीर मंजिला इमारतें सर उठा रही थी। सड़कों पर निजी गाड़ियों की भरमार थी। अहमदाबाद मुझे बिलाशुबा बम्बई जैसा जदीद शहर नहीं लगा, ताहम ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यहाँ भी लखपति करोड़पति अफराद की कमी नहीं। हम कोई निस्फ घंटे अहमदाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते रहे। हालांकि गुरधर ने हवाई अड्डे की पार्किंग में बताया था कि उसका घर ज्यादा दूर नहीं। मैंने बिला तकल्लुफ ये सवाल पूछ लिया। गुरधर ने कदरे खिफ़त भरे लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं विष्णु जी। मैं दरअसल आप लोगों को जानबूझकर थोड़ी देर से अपने घर ले जाना चाहता हूँ। बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं आप दोनों को साथ लेकर घर पहुँचूं तो मेरी बीवी घर वापस आ चुकी हो, जो मुलाजिम को साथ लेकर रोजमर्रा का सौदा खरीदने बाजार गई हुई है। चाय तो खैर मैं खुद बनाकर आप लोगों को पिला सकता हूँ, मगर आप लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, उसके बदले में थोड़ी बहुत खातिर तवाज़ो तो मेरा फर्ज है ना। मैंने उसके लहजे में झूठ की लर्जिश जानने की कोशिश की और साथ ही उसकी वजाहत जहन की तराजू में तोलने की कोशिश की। मुझे उसके बयान में कोई बज़ाहिर झोल नजर न आया। मैंने जहन के गोशों में सर उठाते मोहूम से खदशात फिलहाल नजरअंदाज करना मुनासिब समझा। मैं किसी भी लम्हे गफलत नहीं बरतूंगा और मोहतात रहकर हर कदम उठाऊंगा। आगे अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। गुरधर कुमार हमें साथ लिए रईसों की एक आलीशान बस्ती में पहुंच गया, जहां एक से बढ़कर एक शानदार बंगले मौजूद थे।
गुरधर के इशारे पर किशोर ने एक जदीद तर्ज के बंगले के सामने गाड़ी रोक दी। मुझे ये देखकर थोड़ी हैरत हुई कि बंगले का फाटक बंद था। गुरधर कुमार ने मेरा ताज्जुब फौरन भांप लिया। उसने खिसियाने से लहजे में कहा, बात यह है कि 1 हफ्ता पहले हमारा चौकीदार अचानक छुट्टी पर गांव चला गया है और भरोसे के काबिल नया चौकीदार ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने उसका इंतजार बेहतर समझा। 1-1.5 हफ्ते में वापस तो आ ही जाएगा। वैसे भी इस इलाके में चोरी डाके की बहुत ही कम वारदातें होती हैं। फिर भी आजकल हमारा मुलाजिम गेट के साथ चौकीदार की कुटिया में सोता है। मेरी तवक्को के बरक्स इस मर्तबा किशोर ने बदमज़गी से कहा, ठीक है गुरधर जी, हम यहाँ गाड़ी में बैठे हैं, तुम जाओ और टिकट की रकम ले आओ। किशोर की बात सुनकर गुरधर कुमार को जैसे अफसोस का झटका लगा। उसने दुखी लहजे में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं किशोर जी? अपने घर आने वाले मेहमानों को चाय पानी पिलाए बगैर वापस भेजने वाले गुजरातियों को तो डूब मरना चाहिए। इस बेइज्जती से तो अच्छा है कि आप दोनों मेरे मुंह पर एक एक जूता मारकर वापस चले जाएं और अपना टिकट भी वापस ले जाएं। ये सब एक ही सांस में कहते हुए गुरधर कुमार की आवाज जज्बात से निढाल हो गई। अपनी बात मुकम्मल करके वो चंद लम्हे गोया अपने आपे पर काबू पाते हुए थके थके शिकस्ता लहजे में बोला, ठीक है जनाब, अगर आप लोग मेरा मान नहीं रखना चाहते तो मैं आप पर जोर नहीं दूंगा। बस 4-5 मिनट इंतजार करें, मैं आपकी अमानत लेकर वापस आता हूँ। इंसाफ की बात यह है कि मुझे उसके लहजे की गहरी मायूसी से अफसोस हुआ था, मगर मुझसे ज्यादा किशोर को खिफ़्फ़त महसूस हुई। उसने जल्दी से कहा, हमारा मकसद आपकी तौहीन करना हरगिज नहीं था गुरधर जी। दरअसल हम नहीं चाहते कि आपकी पत्नी की गैर मौजूदगी में आपको खामखा तकलीफ उठाना पड़ेगी। ये सुनकर गुरधर का मिजाज यकलख्त बहाल हो गया। उसने जिंदगी भरे लहजे में कहा, अरे जनाब, आप उसकी फिक्र न करें, मैं बहुत ही मजे की मसालेदार चाय बनाने का एक्सपर्ट हूँ। एक प्याली पीते ही तरोताजा हो जाएंगे, साथ में करारे बिस्किट भी होंगे, और मेरी पत्नी आ गई तो हाथों हाथ सब्जी के पकोड़े भी तल देगी। हमारी रवानगी में तो अभी काफी वक्त है, इतनी जल्दी क्या है? किशोर ने मेरी तरफ देखा। मेरे धीरे से सर हिलाने पर उसने खुद भी गुरधर को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वो खुशी खुशी गाड़ी से नीचे उतरा। कुंडी घुमाते ही फाटक में मौजूद छोटा दरवाजा अंदर खुलता चला गया। चंद ही सानियों में गुरधर ने फाटक खोल दिया। उसका इशारा मिलते ही किशोर गाड़ी खुले फाटक से अंदर ले गया। वो निस्बतन मगर खासा खूबसूरत बंगला था। किशोर ने मेजबान की रहनुमाई पर गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और हम दोनों गाड़ी से उतरकर गुरधर के पीछे पीछे बंगले में दाखिल हो गए। सामने ही एक नशिस्त गाह थी जहां जदीद तर्ज के आरामदेह सोफे रखे हुए थे। गुरधर ने पंखा चलाते हुए कहा, आप दोनों थोड़ा आराम करें, मैं चंद मिनट में जायकेदार मसाले वाली चाय बनाकर लाता हूँ। किशोर ने सोफे पर पिसरते हुए पहले पानी की फरमाइश की। मैं भी साथ वाले सोफे पर बैठ गया। गुरधर ने हाँ में गर्दन हिलाई और बाएं तरफ वाली राहदारी में चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस लौटा तो खिलाफे तवक्को उसके हाथ खाली थे। हमारे देखते ही देखते वो दाएं तरफ वाली राहदारी की तरफ गया। कोई 2 मिनट के बाद वो वापस लौटा तो उसने ठंडे पानी से भरा शीशे का जग और 3 गिलास उठा रखे थे। पानी का जग हमारे सामने वाली मेज पर रखकर एक बार फिर दाएं तरफ वाली राहदारी की तरफ चल दिया। गुरधर के जाते ही किशोर ने जग से एक गिलास में पानी डाला। इससे पहले कि वो गिलास मुंह से लगाता, अचानक एक ख्याल मेरे जहन में चमका। मैंने धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, ठहरो किशोर, पहले मुझे ये पानी चेक करने दो। मेरी बात सुनकर किशोर बुरी तरह चौंका। इससे पहले कि वो पानी की जांच की वजह पूछता, मैंने धीमे लेकिन गंभीर लहजे में कहा, मैं एक बहुत अहम मिशन पर हूँ किशोर भैया, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। वैसे भी हर एक पर शक करना और हर कदम फूंक फूंक कर उठाना हमारी तरबियत का हिस्सा है। हम गुरधर कुमार नामी उस शख्स से कुछ ही देर पहले मिले हैं और ये हमें जबरदस्ती अपने घर तक ले आया है। हो सकता है ये हमारे दुश्मन का जासूस हो जिसे मेरे पीछे लगाया गया हो। ये धोखे से पानी में कुछ मिलाकर हमें बेहोश करने या जान से मारने में कामयाब हो गया तो मेरा मिशन नाकाम होने से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सुनकर किशोर की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। उसने बमुश्किल अपने अचंभे पर काबू पाते हुए रासदाराना लहजे में पूछा, मगर आप ये कैसे चेक करेंगे कि ये पानी में कुछ मिलाकर लाया है या नहीं? मैंने कहा, पानी में मिलाई जाने वाली नशा आवर या जहरीली दवा बेबू और बेजायका होती है, मगर उस दवा को कम से कम 10 मिनट तक पानी में मिलने का मौका न दिया जाए तो पानी में थोड़ी थोड़ी देर के बाद छोटे छोटे बुलबुले उठते रहते हैं। तुम जग से ग्लास में पानी डालो और गौर से देखो कि बुलबुले बन रहे हैं या नहीं। बहुत छोटे बुलबुले होंगे। किशोर ने हैजानी सी कैफियत में जग से ग्लास में पानी डाला और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर पानी की सतह घूरने लगा। उसकी उलझन मैंने रफा कर दी। कहा, नहीं, इसमें कुछ नहीं मिला, मगर मुझे असल खतरा चाय से है। मसालों की आड़ में कुछ भी मिला दे, हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मुझे जाकर देखना पड़ेगा।
किशोर ने मुस्तरिब लहजे में कहा, हो सकता है वो पहले ही मिला चुका हो। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, ऐसी कोई भी दवा चाय प्यालियों में निकालने के बाद डाली जाती है। अगर पकती चाय में दवा मिला दी जाए तो वो भी हमारे साथ ही अंटा गफील हो जाए। बात समझ में आई? वो सिर्फ हम दोनों की प्यालियों में दवा डालेगा। मेरी बात सुनकर उसने जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाई और लगभग हाँपते हुए कहा, जल्दी जाओ भाई, कहीं वो पहले ही काम न दिखा दे, और बहुत देखभाल कर। मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, अभी तो उसे गए 3 ही मिनट हुए हैं, फिक्र न करो, मैं इस तरह देखूंगा कि उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। किशोर ने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। उसके चेहरे से इस्तराब और हैजान साफ झलक रहा था। मैं फौरन ही उठा और बेआवाज कदमों से दाएं तरफ वाली राहदारी की तरफ बढ़ा। कोई 10 गज आगे बावर्ची खाने का दरवाजा दिखाई दे रहा था, जो उस वक्त खुला हुआ था। मैं दबे पांव आगे बढ़ा। मैं जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, मुझे पानी उबलने की हल्की हल्की सनसनाहट सुनाई दी। मैंने बहुत ही एहतियात से गर्दन थोड़ी सी आगे बढ़ाकर झांका। गुरधर का चेहरा चूल्हे और पीठ मेरी तरफ थी। उसने पार्ले जी बिस्किट का एक पैकेट और शीशे के कई छोटे छोटे मर्तबान सामने चूल्हे वाले पथरीले चबूतरे पर कतार से सजा रखे थे। वहां से मेरे लिए देखना मुमकिन नहीं था कि उन मर्तबानों में क्या क्या है, मगर मैं मुतमईन था। अगर ये मेरे शक के मुताबिक चाय में कोई नशा आवर या जहरीली दवा मिलाता है तो वो बावर्ची खाने के उन मर्तबानों में थोड़ी रखी होगी। वैसे भी मेरे शक की तस्दीक या तरदीद तो उस वक्त होगी जब ये तीनों प्यालियों में चाय निकालेगा। वही वक्त होगा जब ये 2 प्यालियों में कोई मशकूक शय मिलाएगा और अपने वाली चाय में कुछ नहीं डालेगा। मैं धड़कते दिल के साथ वक्फे वक्फे से गुरधर की कारगुजारी देखता रहा। पानी अच्छी तरह उबलने के बाद उसने पहले चाय की पत्ती और फिर बारी बारी सब्ज इलायची, दारचीनी और लौंग मिलाकर चाय को दम पर रख दिया। उसके बाद उसने मसाले ऊपर वाले खानों में रखकर चीनी के 3 कप पिरचों में रखकर चबूतरे पर सजा दिए। बिलाखिर उसने मेरे अंदेशे की तस्दीक करते हुए अपने लिबास की जेब में हाथ डाला और कोई 3 इंच लंबी एक शीशी बरामद की। फिर देखते ही देखते 2 कपों में बारी बारी 6-7 कतरे टपका दिए। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। अगर मेरी छठी हिस्स मुझे बरक्स खबरदार न करती तो आज मेरी कहानी खत्म हो जाती। उसके साथ ही मेरे वतन की सलामती संगीन खतरे में पड़ जाती। तैश के मारे खून मेरी रगों में उबलने लगा। मैं अपने गुस्से पर बमुश्किल काबू पाकर वापस लौट आया, जहां किशोर बेताबी से मेरा मुंतजिर था। मैंने धीमे लहजे में कहा, मेरा शक ठीक निकला। ये गद्दार गुरधर दुश्मन मुल्क का जासूस है। इसने चाय के 2 कपों में नशीली या जहरीली दवा मिला दी है और अब भी यहाँ लेकर आने वाला है। तुम होशियार हो जाओ और इससे निमटने में मेरा साथ दो। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। ऐन उसी वक्त गुरधर चाय का तबाक उठाए आन पहुंचा। मैं दिल पर जबर करके मुस्कुराया और पुरजोश लहजे में बोला, वाह वाह गुरधर जी, क्या महक उठ रही है कपों से। दूर से ही आपके आने का ऐलान कर दिया था आपकी चाय ने। लगता है आप तो सचमुच चाय बनाने के एक्सपर्ट हैं। मेरी बात सुनकर गुरधर ने खुशी से दांत निकाल दिए और फिर चाय के कपों और छोटी प्लेटों में तरतीब से रखे बिस्किटों से सजा तबाक सामने रखी मेज पर रख दिया। उसके बाद उसने जल्दी से एक कप उठाकर मुझे थमा दिया और बिस्किटों की एक प्लेट भी मेरे साथ सोफे पर रख दी। फिर उसने किशोर का रुख किया। किशोर ने कप थामने के बाद मेरी तरफ देखा। मैंने चाय का कप नाक के करीब लाकर गहरा सांस लिया और फिर चौंक कर गुरधर को मुखातिब किया, आपने इसमें जावित्री नहीं डाली गुरधर जी, उसकी खुशबू नहीं आ रही। गुरधर ने हड़बड़ा कर नफी में सर हिलाया और फिर कसमसाने के अंदाज में कहा, वो दरअसल हमारे यहाँ मसाले वाली चाय में जावित्री नहीं डालते। मैंने पुरजोर लहजे में कहा, मगर हमारे यहाँ तो लाजिमन डालते हैं, बल्कि असल मजा ही जावित्री से आता है। ऐसा करें हमारे लिए बस थोड़ी सी जावित्री ले आएं। कदरे तजब्जुब के बाद गुरधर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, मगर उसके चेहरे से कबीदगी नुमाया थी। वो मरे मरे कदमों से राहदारी की तरफ बढ़ा। उसके नजरों से ओझल होते ही मैं तेजी से उठा और गुरधर का चाय का कप उठाकर किशोर की प्याली से बदल दिया। किशोर मेरी कार्रवाई निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। जोश मुसर्रत से उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं अपनी जगह आकर बैठा तो किशोर के लबों पर चांदार मुस्कुराहट उभरी। बोला, आप कमाल हैं विष्णु भैया। मैंने उसकी तारीफ पर खुशी का इजहार करने के बजाय उसके कानों में जल्दी जल्दी सरगोशी की। कहा, सुनो, वो जैसे ही जावित्री लेकर आएगा मैं बाथरूम जाने का बहाना करके यहाँ से हट जाऊंगा और वापसी में देर लगाऊंगा। तुम मेरे जाने के फौरन बाद चाय उठाकर पीना शुरू कर देना और गुरधर को भी चाय पीने का कहना। मेरी बात समझ गए? किशोर ने जोश भरे अंदाज में इस बात में गर्दन हिलाई। गुरधर ने वापसी में मेरे अंदाजे से ज्यादा देर लगा दी। वो पलटा तो उसके हाथ खाली थे। मेरी सवालिया नजरों के जवाब में उसने कहा, बहुत ढूंढी मगर मुझे जावित्री नहीं मिल सकी। पता नहीं मेरी पत्नी ने कहाँ रखी है। ये भी हो सकता है कि खत्म हो गई हो।
आपको जावित्री के बगैर चाय पीना पड़ेगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप जरा मुझे अपने बाथरूम का बता दें, मुझे बहुत देर से जाना है। मेरी बात सुनकर गुरधर की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे में नाराजगी छुपाते हुए कहा, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी विष्णु जी। मैंने उसकी बात काट कर बेताब लहजे में कहा, मगर अब मैं खुद को रोक नहीं सकता, बस 2 मिनट लगेंगे, मुझे जल्दी से बताएं बाथरूम किस तरफ है। ये कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। गुरधर ने मुझे इशारे से अपने पीछे आने को कहा और फिर बाईं राहदारी की तरफ बढ़ा। उसने कुछ आगे मौजूद एक दरवाजा खोला तो जदीद तर्ज की एक तहारत गाह सामने थी। मैंने जल्दी से अंदर दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।